यह सीटेट की ईवीएस पेडागोजी में 4th चैप्टर है, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम सिद्धांत, यानी कि लर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ ईवीएस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अधिगम क्या होता है। तो अधिगम एक्चुअली में अनुभव के कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन, जो कि किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया के रूप में आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अधिगम में क्या होता है कि अनुभव के कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन जो किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया करे, वो अधिगम है। ठीक है, ये एकदम किताबी लैंग्वेज में इसकी परिभाषा है। और अगर हम सरल शब्दों में समझें तो कुछ भी सीखना, कुछ भी नया अनुभव आपके लाइफ में जुड़ जाना, आपके अनुभवों में कुछ नई चीज़ ऐड हो जाना, वो अधिगम है। ठीक है, तो आदत ज्ञान अभिवृत्तियों को अर्जित करना अधिगम है। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। ये इनके स्टेटमेंट जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनके जो स्टेटमेंट हैं उनसे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम है। इसके बाद स्किनर ने क्या कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। और वुडवर्थ ने क्या कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। एसआई गिलफोर्ड ने बोला है कि व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। तो इन जितने भी फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, इनके जो स्टेटमेंट हैं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सीखने की विशेषताओं पर गौर करते हैं। तो सीखना सार्वभौमिक हो सकता है, या कहें तो सार्वभौमिक होता ही है। आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं, तो यही है सार्वभौमिकता। और सीखना जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। आप पूरे लाइफ स्पैन में, अपने पूरे जीवन काल में कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं। सीखना विकास है आपके, चाहे वो मनोवैज्ञानिक विकास हो आपका, ठीक है, चाहे आपका शारीरिक विकास हो, ये सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सीखना एक विकास है, डेवलपमेंट है। अनुकूलन प्रक्रिया है, परिवर्तन है, बदलाव होते हैं। सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उद्देश्यपूर्ण है, विवेकपूर्ण है। सीखते समय हमारा विवेक हमारा सहयोग करता है, हम अपनी समझ का प्रयोग करते हैं, हम अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से विवेकपूर्ण है। खोजी वृत्ति का विकास है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है। हम कुछ ना कुछ जानने को इच्छुक रहते हैं हमेशा, जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं, तो खोजी वृत्ति का विकास होता है। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर सीखना होता है, मतलब हम पर्सनल लेवल पर भी कुछ ना कुछ सीखते हैं और सोसाइटी यानी कि समाज में भी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। सीखने के प्रकार पर नज़र डालें तो पाते हैं कि रट्टा मारना भी सीखना होता है प्रकार से। तो एक प्रकार है अर्थपूर्ण सीखना, कि किसी चीज़ का हम अर्थ समझें फिर उसको अपने अंदर आत्मसात करें। अधिग्रहण सीखना, ये उसुबेल का जो आत्मसातीकरण का सिद्धांत है, ये अधिग्रहण करके सीखने का यहाँ पे इसे परिभाषित किया था उसुबेल ने, और उसुबेल ने आत्मसातीकरण का सिद्धांत दिया था, ये आपको याद रखना है। अधिग्रहण सीखना यानी कि जो भी आप अर्थपूर्ण चीज़ें सीख रहे हो उसको अच्छे से अपने अंदर आत्मसात कर लेना। अन्वेषण से सीखना यानी कि जांच परख करके सीखना, तो ये सृजनात्मकता में आता है। ठीक है, संकेत अधिगम, सामान्य संकेत के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। श्रृंखला अधिगम, उद्दीपन प्रक्रिया की निरंतरता, यानी कि बाहरी उद्दीपन, यानी कि बाहरी तत्वों के कारक, जो बाहरी तत्व होते हैं उनके कारण हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ ना कुछ उससे हम सीखते हैं, कुछ प्रक्रिया करते हैं, कुछ अनुक्रिया करते हैं। तो वो लगातार अगर होती रहे तो वो उद्दीपन प्रक्रिया की जो निरंतरता है वो श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत आता है। शाब्दिक साहचर्य अधिगम क्या होता है? तो ज्ञान को शाब्दिक रूप प्रदान कर किसी वस्तु से संबंध स्थापित करना। जो किताबी लैंग्वेज होती है उसमें हम जो एग्जाम्पल्स देते हैं, कुछ वर्ड्स को डिफाइन करते हैं, कुछ उदाहरण देते हुए, तो जो ज्ञान है उस ज्ञान को शाब्दिक रूप देकर किसी वस्तु से संबंध स्थापित करके हम जब बच्चे को अधिगम कराते हैं तो वो शाब्दिक साहचर्य अधिगम के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात आती है विभेदात्मक अधिगम। यहाँ पे हम जब किसी दो पहलुओं में तुलना करते हैं, दो बिंदुओं के बीच में हम तुलना करते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस को
देखते हैं और समझते हैं तो उसे कहते हैं विभेदात्मक अधिगम। इसके बाद प्रत्यय अधिगम, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। और नियम अधिगम, इसमें हम खासकर रूल्स को पढ़ते हैं या रूल्स को सीखते हैं। समस्या समाधान अधिगम, इसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बच्चे समझते हैं, ठीक है। खुद करके देखते हैं, खुद करके सीखते हैं, यहाँ पे बच्चों की सक्रियता होती है। चिन्ह अधिगम होता है, कुछ सिंबल्स वगैरह को हम सिंबल्स वगैरह से जो सीखते हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं। गुप्त अधिगम क्या होता है कि अदृश्य, कल्पनीय परंतु स्पष्ट समझा जा सकने वाला ज्ञान, ऐसा चीज़, या कहें तो जब कई बार ऐसा होता है कि क्लास में जब कुछ टीचर पढ़ा रहा होता है और उसके पास उस कॉन्सेप्ट या उस प्रकरण से संबंधित कुछ उदाहरण मॉडल के रूप में उपस्थित नहीं होता है, तो वो आपसे इमेजिन करने के लिए कहता है और आप इमेजिन कर पाते हैं पर उसे देख नहीं पाते हैं साक्षात। तो अदृश्य है, कल्पनीय है और स्पष्ट समझा जा सकता है, तो इस प्रकार के ज्ञान को कहते हैं गुप्त अधिगम, जब सामने साक्षात किसी चीज़ का मॉडल ना हो। ई अधिगम क्या होता है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि जैसे अपने मोबाइल से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, तो ई अधिगम के अंतर्गत आता है। मिश्रित अधिगम, तो इस प्रकार के अधिगम में उपरोक्त सभी प्रकार का अधिगम समाहित होता है, ठीक है। इसके बाद अधिगम का स्थानांतरण, ठीक है, कि अधिगम कैसे होता है। तो सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है कि जब पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चे को जो पहले से कुछ ज्ञान है वो नए ज्ञान के विकास में काम आवे, यानी कि बच्चों में जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान के आधार पर हम नया ज्ञान जब उन्हें देते हैं और उससे संबंधित होता है वो नया ज्ञान, बच्चों में जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित जब नया ज्ञान उन्हें मिलता है तो उसे कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण, किसका, अधिगम का। नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है कि जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में भ्रांति उत्पन्न कर दे, यानी कि कोई संबंध ही ना हो और ऊपर से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो उसे कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। ध्यान देना कि नकारात्मक स्थानांतरण में क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, भ्रांति। शून्य स्थानांतरण क्या होता है कि जब पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से कोई संबंध ही ना हो, यानी कि जो आप बच्चे को नया कुछ नई चीज़ बता रहे हैं और उसके बारे में बच्चे को कुछ पहले से थोड़ा बहुत भी पता ना हो, यानी कि वो कुछ भी अपने पूर्व ज्ञान से रिलेट ना कर पाए, तो उसे कहते हैं शून्य स्थानांतरण। अब कुछ इस चैप्टर संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। तो समूह चर्चा, समूह परियोजना की बात हो रही है, तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें डी ऑप्शन इसका सटीक दिख गया, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। समूह यानी कि सामाजिक गतिविधि। इसके बाद कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सार्थक अधिगम, ठीक है, यानी कि जो सकारात्मक हो। पहला पॉइंट एकदम सही है कि यह समझना कि पौधे हमारे लिए कितना उपयोगी हैं। तो पर्यावरण जो विषय है वो बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि वह अपने आसपास के परिवेश की महत्व या कहें तो महत्ता समझें, उसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे आसपास के परिवेश के, कि यार हमारे लिए क्या क्या उपयोगी है और हम इससे कैसे संबंधित हैं और हमारी गतिविधियों से हमारे आसपास का परिवेश कैसे प्रभावित होता है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए तो ये विषय है। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रश्न का आंसर हमें ए ऑप्शन में मिल गया। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि समूह में सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, बिल्कुल सही है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। तो जब समूह में कोई वर्क कर रहे हैं उनको अगर हम थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, उनकी द्वारा किए गए कार्य की बड़ाई करते हैं, तो वो और अच्छे से मोटिवेट होते हैं और वो अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों पॉइंट सही हो गए, लेकिन ये कक्षा में अनुशासन संबंधित कोई पॉइंट नहीं है। तो इसका वैसे भी किसी भी ऑप्शन में ए बी सी डी यानी कि चारों पॉइंट नहीं दिए गए हैं, केवल 3 तक दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, ए बी सी।
इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। तो ये संकेतकों और उपसंकेतकों का यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी जो ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, ध्यान देना कि कम उपयुक्त पूछा गया है, तो संकेतकों और उपसंकेतकों का यहाँ पर ज़्यादा यूज नहीं रहता है। और ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, इस प्रकार की टिप्पणी जब देते हैं बच्चों को, तो इसमें क्या है कि बच्चे थोड़ा सा, जैसे किसी को अच्छा फीडबैक मिल गया तो वो और अच्छा करने का प्रयास करेगा, किसी को अगर ठीक मिला तो वो अपना इम्प्रूव करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये बी भी सही है। और सी, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी प्रकार के कार्य सम्मिलित करने चाहिए। तो ये भी पॉइंट ठीक है, सही है। बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो ये भी पॉइंट सही है। ध्यान देना, इसमें पूछा गया था कम उपयुक्त कौन सा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बिल्कुल सही है। जब सर्वेक्षण करने जाते हैं तो समाज में हमारी सक्रियता होती है, यानी कि बच्चों की सक्रियता होती है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, तो लोगों के प्रति संवेदनशीलता, यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सही नहीं बैठता है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है सर्वेक्षण में। और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, इससे क्या है कि बच्चों का आकलन भी होता है। ठीक है, तो ए सी डी हमें चौथे ऑप्शन में मिल गए, ये इसका ऑप्शन सही है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं बनाना, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। सर्वेक्षण का ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चे सोसाइटी के लोगों के प्रति संवेदनशील बने। इसका सर्वेक्षण का उद्देश्य ये है कि अपने आसपास के परिवेश में जो पर्यावरण, हमारे मतलब और भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके प्रति संवेदनशील बने। ठीक है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना कि जहाँ भी नेगेटिव वर्ड आपको मिल जाए उसे हाईलाइट कर लेना, तो नहीं है। तो इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग, ये तो इसका मेन ही उद्देश्य है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वो पीड़ित थे। तो समुदाय को पता नहीं चलता है, बच्चों को ही जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं। तो बच्चे इतने एक्टिव तो है नहीं कि वो बीमारियों के बारे में जानकारी इकट्ठे करें, उसके बाद समुदाय को समझाएं भी। तो इसका सी पॉइंट नहीं है। ठीक है, इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया मिल सकता है बच्चों को। तो समुदाय के साथ जब बच्चे बातचीत करेंगे तभी तो सर्वेक्षण होगा ना। तो ये भी डी भी सही है। तो ए बी डी सही है, पर सी नहीं है। तो इसमें यही पूछा गया था कि कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, तो सी आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये 4 चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको बहुत जल्द अगले चैप्टर यानी कि 5th चैप्टर का भी वीडियो मिल जाएगा। और जैसे ही हमारा सब कंटेंट खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास और प्रयास करेंगे कि लाइव करें। अदरवाइज अगर लाइव नहीं हो पाया तो ऐसे ही रिकॉर्डेड सेशन छोटे छोटे डाल देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। बार बार समझना, इसको बार बार देखना। अगर फिर भी कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उसे आप कमेंट कर देना या पर्सनली मुझसे पूछ लेना। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज सनी चौहान साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे।